हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूँ ई साइंस प्लस में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स एंड आईएमपी सम अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, जिसमें से अगर आप देखो कि हाईएस्ट मार्क्स मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर गुजरात बोर्ड एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड, इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और जो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले सम कराए हैं वही आएंगे। तो प्लीज अगर बाकी है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे आज का स्टूडियो लेक्चर। मुझे ऐसा बोला गया है f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a से b, such that f dash of x greater than 0। चलिए f dash of x greater than 0 है, मतलब ये डेरिवेटिव होता ही होगा। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b and differentiable at ओपन इंटरवल a से b। ओके, ये हम कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 5 में ये सारी बातें मैंने 5.1 करते टाइम बहुत अच्छे से प्रूफ करके आपको बताया। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो वीडियो लेक्चर देख सकता है। कंटिन्यूटी का मैंने अच्छे से और डिफरेंशिएबल कैसे होता है वो सारी बातें मैंने वहां पे प्रूफ करके बताई। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के ऊपर होता है। ओके, और x बिलोंग्स टू a से b, ठीक है। चलिए प्रूव दैट, मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 का एंड चैप्टर नंबर 6 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इसका मुझे आपको प्रूफ देना है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने आपको जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तब मैंने आपको एक फंक्शन लेके बताया। कौन सा फंक्शन? f of x is equal to x square लेके। ओके, मैंने यहाँ पे f of 0 डाला तो आंसर 0 आया, f of 1 डाला तो 1, f of -1 डाला तो +1, f of 2 डाला तो 4, f of -2 रखा तो +4। तो 0, 0, 1, 1, -1, 1, 2, 4, -2, 4, ये सारे पॉइंट वहां पे लिए थे। ऐसा बताया था कि ऐसे कोई ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर का। ओके, 0 के यहाँ पे 0, 0 होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीजिंग है, 0 के राइट हैंड साइड इंक्रीजिंग, ये आपको पता है। मैंने वहां पे एक और चीज बताई थी कि इंक्रीजिंग मतलब अगर x1 मैं छोटा लेता हूं x2 से, x1 मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, डिक्रीजिंग अभी साइड करें, x1 छोटा लूंगा x2 से, that implies अगर f of x1 लेस देन f of x2 मिला तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। चलिए यहीं पे चेक करिए, 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो ये 2 पॉइंट देखिए, 0 एंड 1, तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, x2 इज इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो f of 0 मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और f of 1 मुझे क्या मिल रहा है? 1। तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं लोग। हाँ, तो देखो 0 के राइट हैंड साइड ये 0 लिया, फिर 1 राइट हैंड साइड में आता है, तो 0 के राइट हैंड साइड ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो इस समय मैं इसका यूज करूं, जरा ध्यान दें। ओके, ये इंक्रीजिंग, मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि आपको आइडिया आना चाहिए। अब सर ये इंक्रीजिंग होने के लिए आपको ये चाहिए होगा, इन शॉर्ट ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ ये फंक्शन होगी। फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के ऊपर भी लेके जाऊंगा। कैसे? सपोज ये कोई फंक्शन मैंने ड्रॉ किया, यहां पे a से b के बीच में। ओके ना, अब मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूं, सपोज x1 एंड x2, 2 ऐसे नंबर है सच दैट x1 छोटा है और x2 बड़ा है, ऐसा मैंने कोई लिया। ओके,
सपोज x1 आपको यहां पे मिलता होगा, ये कोई x1 है, x2 आपको यहां पे मिल रहा होगा, ये कोई x2 है। अगर मैं फंक्शन, आपका फंक्शन क्या होगा, f of x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं फंक्शन में f की वैल्यू, x की वैल्यू a रखता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा f of a। x की वैल्यू x1 लिखता हूं तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहां पे f of x1 मिलेगा। हाँ, याद होगा आपको, ये y ही है, x रखा तो x1 रखा तो f of x1, y1 रखा x2 रखा तो f of x2 मिलेगा, b रखा तो f of b मिलेगा। यहां कहीं पे आपको f of b मिल रहा होगा और यहां कहीं पे आपको f of x2 मिल रहा होगा। ओके ना, x1 यहां पे आप देख सकते हो, x1 जो है वो छोटा है x2 से। ओके, ये मैंने अपने हिसाब से लिया प्रूफ करने। ओके, एंड x1 x2 दोनों बिलोंग कहां पे करेगा, दोनों के दोनों इसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरवल देखिए ना, a से b के बीच में ही होगा ना x1 x2, सीधी सी बात है। तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि भाई x1 एंड x2 बिलोंग करना चाहिए a से b, तो ये गलत बात तो नहीं कि हमको क्लोज इंटरवल a से b के बीच में ही बात करनी है, तो मुझे 2 पॉइंट वहीं पे लेना होगा। हाँ, अब आप एक चीज समझिए कि आपका यहां आप कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हो कि ये कोई कर्व को एक टच करने, देखो मुझे डेरिवेटिव के साथ इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि आप ये चीज समझते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ये सारी बातें हमने प्रूफ करके समझी। मुझे इस कॉन्सेप्ट को पूरा अब तक जो मैं बोला उसको मुझे इंक्रीजिंग के साथ कनेक्ट करना है, मतलब डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ओके, अगर मैं ऐसा समझूं कि ये कोई कर्व है, कर्व का डेरिवेटिव, किसी पॉइंट का डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, क्योंकि आपको ये पता है 5th चैप्टर में मैंने ये प्रूव भी किया है कि उसके पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ यूनिक टेंजेंट का स्लोप देगा। कर्व का किसी भी पॉइंट का डेरिवेटिव क्या देगा, उस पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए यूनिक टेंजेंट का स्लोप देगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट में c एज्यूम करूंगा। सर इसका स्लोप मतलब f डैश ऑफ c। ओके, वो किसके जितना होगा, तो देखो तो ये टेंजेंट लाइन है, ये x1 और ये x2, यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं इसमें से, तो ये वाली लाइन x1 x2 में से पास होने वाली लाइन एंड ये टेंजेंट वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, ओके, और लाइन f डैश ऑफ c दोनों का स्लोप सेम होगा। मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है किस पॉइंट के ऊपर, c पॉइंट के ऊपर, तो इसको मैं बोलूंगा f डैश ऑफ c। चलिए यहां भी आप समझ सकते हो। ओके, अब आपको यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। आपका ये जो a से लेके b के बीच में जो f डैश ऑफ x होगा वो ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग ये क्या होता है कि f डैश ऑफ c भी ग्रेटर देन 0 होगा। सीधी सी बात है। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1 which is also greater than 0। ठीक है, f डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 हमने लिखा, किसके अकॉर्डिंग लिखा, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 दिया है। ओके, नाउ अब मैंने इस टर्म को उठा के यहां पे दी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 पे ये तो इनइक्वालिटी इसको जाएगा तो 0 बना देंगे, तो यहां पे f of x2 माइनस f of x1 ग्रेटर देन 0 आया। सर इसका मीनिंग क्या होता है, f of x2 ग्रेटर देन f of x1 हुआ कि नहीं। हाँ देखो, इसको मैंने राइट हैंड में फेंका। ओके, तो मैंने लिया था क्या, x1 को छोटा लिया था, x2 को बड़ा लिया, उसके रिस्पेक्ट में मुझे मिला क्या, f of x1 तो छोटा ही है, f of x2 बड़ा, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई क्या। हाँ, ये कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, यस।
ये कंडीशन फुलफिल होगी कि भाई x1 अगर छोटा होगा, x2 बड़ा होगा, तो f of x1 छोटा मिलेगा, f of x2 बड़ा मिलेगा. ओके, that's why we can say that the function is increasing on open interval a से b. Okay, so function is increasing on small interval a से b. Okay, open interval a से b. आई होप कि आपको पता चला होगा बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है. ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंटिन्यूटी चैप्टर में जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रूफ किया है, आपको वीडियो लेक्चर लिंक में मिल जाएगा. ओके, प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो. वो कंटिन्यूटी का चैप्टर का डिफरेंशिएबल वाला पोर्शन आप चेक करोगे तो आपको ये पूरा आइडिया आ जाएगा. और एक चीज बात, ये और कुछ नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम है. ओके, रोल्स थ्योरम दोनों का यूज करके ये होता है. ओके, तो बेटा चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यू करके आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ. ई साइंस प्लस हमारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने एमसीक्यू इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के रखे हैं. ओके, तो किसी स्टूडेंट को अगर एमसीक्यू सोल्व करना हो तो प्लीज वहां से कलेक्ट कर सकते हो. चैप्टर नंबर 6 का मैंने असाइनमेंट भी बना के रखा है, मतलब शॉर्ट नोट्स. आप सिर्फ वो थ्योरी कॉन्सेप्ट देखोगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारी बातें क्या होती है. ओके, पूरा मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके वहां पे रखा है. चलिए अब एमसीक्यू के लिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज राइट इट डाउन. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 एमसीक्यू है. अच्छा क्वेश्चन. मुझे ऐसा बोले, मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं. ये कोई कर्व है. ओके, एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस. तो सबसे पहली बात, नॉर्मल है कोई लाइन. लाइन अगर दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट बना, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 11th साइंस में हम ये चीज पढ़ चुके हैं. अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस को कट करती है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x by a plus y by b is equal to 1. Line which intercept both the axes, the equation will be x by a plus y by b is equal to 1. यहां पे मुझे गिवन डेटा ऐसा बोलता है कि नॉर्मल मेरा ऐसा है. ओके, मुझे द पॉइंट ऑन द कर्व, मुझे कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है. ओके, जहां पे नॉर्मल का ऐसा इक्वेशन होगा, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में कट करेगा. तो यहां पे ये x इंटरसेप्ट है a वाला, ये 0, y इंटरसेप्ट है. तो ये a इज इक्वल टू b दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है. तो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? ऐसा कुछ होगा, x प्लस y इज इक्वल टू, ये मेरा क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. चलिए, ये कर्व दिया है. कर्व का अगर मैं dy by dx निकालूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा. चलिए काम करते हैं. 9 into 2y divided by dx is equal to, पावर आ गई, पावर कम इनटू, यहां पे dy by dx आपको क्या मिलेगा? dy by dx is equal to what? काटेंगे 3 आएगा, ये 6, तो x square by 6y, ये मुझे dy by dx. सर ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा, -6y by x square. ओके, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल आगे माइनस, ये मुझे, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा. तो इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखूंगा, तो ऐसा होगा. यस, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये जो m होगा वो क्या होगा? माइनस. ओके, वहां से आपको m, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या मिलेगा? माइनस. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो नॉर्मल का इक्वेशन, तो -1 इज इक्वल टू 6y, सॉरी -6y by x स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. यहां पे आपको ये कुछ हिंट मिला. अभी क्या करना है मुझे? देखिए, अब नॉर्मल का यूज करके मैंने ये निकाला. हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको पॉइंट फाइंड करना है. तो नॉर्मल का एंड, ये कोई नॉर्मल होगा, नॉर्मल का एंड कर्व का कोई कॉमन पॉइंट होगा जहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो.
तो मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा और मुझे x एंड y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। चेक कैसे, यहां से किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² बाई 6, तो यहाँ पे 9 इंटू y स्क्वायर रखना है तो x² बाई 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर 4 बाई 6 का स्क्वायर मतलब 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर x क्यूब है, x की पावर 4 है, तो आप 3 पावर को कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू ओनली 4 बचा। आपको x की वैल्यू मिल गया 4। अब 4 वैल्यू या तो यहां पे रखोगे, चलिए 16 बाई 6 इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो काटूंगा यहाँ पे 8, यहाँ पे तो मुझे y कितना मिल गया, y कितना मिल गया 8 बाई 3। ओके, लेकिन आप x की वैल्यू देखिए, थोड़ा सा जल्दी हो गया, x की वैल्यू मुझे ओरिजिनल इक्वेशन यहां पे रखना है। ओके, यहां पे रखना है क्योंकि यहां से मैंने तो फैक्टर कट कर दिया, यहां पे रखते हैं 9y² इज इक्वल टू x की पावर 4 है तो 64 हो जाएगा, तो y² इज इक्वल टू 64 बाई 9 होगा, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8 बाई 3 आना चाहिए। देखना जरा, प्लस और माइनस 8 बाई 3 आना। आपके ऑप्शन में क्या दिया है, आपके ऑप्शन में भी हाँ y इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए देखो, y आपको प्लस और माइनस 8 बाई 3। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आएगा 4 प्लस और माइनस 8 बाई। बेटा यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर कवर करना है क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक जो गुजरात बोर्ड वाले होंगे उनके लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे उनके लिए 6 मार्क्स का एक इस चैप्टर में से क्वेश्चन कंपलसरी होगा ही होगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डीपली कराया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, प्लीज कंटिन्यू करें चैप्टर को, और अगले लेक्चर के अंदर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा इंटीग्रेशन। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ओके, एमसीक्यू दिए है क्वेश्चन नंबर 19 से, तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू है, चलिए मुझे ऐसा बोला है कि अ सिलिंड्रिकल टैंक, ओके, एक सिलिंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, टैंक की जो रेडियस है कितनी है, 10 मीटर है। फिर बोला इज बीइंग फिल्ड विद द वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। ओके, तो आपको दिया है 314 क्यूबिक मीटर क्यूब पर आवर, ऐसा कोई यूनिट दिया है। ओके, तो इनडायरेक्टली ये किसका यूनिट है, अगर मैं वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करूंगा तो ये dv बाई dt का ही तो यूनिट होगा। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यूनिट मैंने ये समझा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, चलिए आगे मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि then the depth of width is increasing at which rate। तो इन शॉर्ट डेप्थ देखिए, कोई सिलिंड्रिकल टैंक होगा, इसमें विड्थ भरा जा रहा है। ओके, तो डेप्थ ऑफ द विड्थ मतलब हाइट, इनडायरेक्टली आपको हाइट का चेंज, ठीक है, यहां से कोई मैं विड्थ डाल रहा हूं तो उसकी हाइट कुछ बढ़ रही होगी, वो हाइट का चेंज है वो फाइंड करना है। ओके, तो मुझे क्या होगा, dh बाई dt इज वन। सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, होना चाहिए v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब यहां पे आपको रेडियस दी है 10 मीटर सॉरी, तो v इज इक्वल टू 10 का क्यूब करेंगे तो पाई इंटू 100 h। ओके, अब मैं क्या करने वाला, वॉल्यूम है
उसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आपको दिया है, तो हाइट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आपको फाइंड करना है। तो dv by dt is equal to pi into 100 dh by dt, ऐसा लिख सकता हूं। 314 यहाँ पे लिखेंगे, मीटर क्यूब दिया है, यहाँ पे बाई 100 आ जाएगा इंटू पाई हो जाएगा इज इक्वल टू dh by dt। इसको मैं 3.14 लिख सकता हूँ, पाई की वैल्यू भी 3.14 हो। ओके, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू dh by dt। इन शॉर्ट आपको हाइट का चेंज, हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, वो क्या मिला, 1 मीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे दिया है आर दिया है, तो यहाँ पे 1 मीटर पर आवर जो चेंज होगा dh by dt वो आपका आंसर। चलिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ओके, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, मुझे दो चीजें दी है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, the slope of the tangent to curve, यहाँ पे x दिया है, x is equal to t square minus t square plus 3t minus a and y कुछ दिया है। ओके, ये पैरामीट्रिक टाइप का इक्वेशन बनता होगा, 2t square minus 2t minus 5, 2t square minus 2t minus 5, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, find the slope of the tangent to the curve at which point at 2, minus। सबसे पहले आपको यहाँ पे dy by dx निकालना है। dy by dx क्या होता है, tangent of the slope of the tangent। फिर वो स्लोप किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो चलिए काम करते हैं। यहाँ पे dx by dt हो जाएगा इज इक्वल टू 2t plus 3 हो जाएगा, यहाँ पे dy by dt हो जाएगा इज इक्वल टू 4t minus 2 हो जाएगा। ओके, इन शॉर्ट में अगर dy by dx फाइंड करना चाहूं तो dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt होगा इज इक्वल टू 4t minus 2 अपॉन 2t plus 3। ओके, ये स्लोप तो मिल गया सर, ये स्लोप तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा, वैल्यू तो आपको t के रूप में, मतलब स्लोप तो आपको t के रूप में मिला है, आपको पॉइंट x एंड y के रूप में होगा ना, इस पॉइंट के ऊपर आपको स्लोप फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे t की कौन सी वैल्यू रखो, वो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इफ, देखो ये x एंड y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड करना है। तो सपोज इफ x इज इक्वल टू 2 होगा, x की वैल्यू होगी 2 होगी तो t की क्या वैल्यू आती है, y की वैल्यू अगर -1 होगी तो t की क्या वैल्यू आती है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी ऐसा ही होता है, x किस टर्म में है, t टर्म में है, y भी किस टर्म में है, दोनों t टर्म में है। ओके, तो यहां पर भी मैं वही सोचूंगा कि अगर x इज इक्वल टू 2 रखने से t की जो दो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज मिलते हैं, दो रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी दो रूट्स। अब दोनों में जो कॉमन होगा वो मेरा t होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के आपको स्लोप फाइंड करना है। ओके, सिंपल सी बात। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखिए, तो दैट इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। इसको इस साइड लेके आओ तो 0 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, 10 कैसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे प्लस 3 5 2 ये t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। t को बाहर निकालो, t प्लस 5 माइनस 2 को बाहर निकालो, t माइनस t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू माइनस 5, दो वैल्यू मिली। आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, ये लूंगा ये। ओके, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं y की जगह पे -1 लिखूं तो भी मुझे कोई वैल्यू मिलेगी। हालांकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसीलिए मैं इतना सोच रहा हूं। ओके, दोनों में जो कॉमन आएगी वो भी आपकी t की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये t देखो दोनों में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 सॉरी -1 रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। इस साइड क्या हो, 0 इज इक्वल टू
2t² माइनस 2t माइनस 4, 2 को कॉमन एंड कट करो तो 0 इज इक्वल टू t² माइनस t माइनस 2। 2 कैसे वैल्यू निकालो, सब्ट्रैक्शन करके मुझे -1 मिले। ओके, हो जाएगा t² माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन निकालो, t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकालो, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू +2 और t की वैल्यू -1। देखिए अब दोनों में t कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 2। दैट्स व्हाई यहां पे स्लोप एट, देखो मैंने यही वैल्यू रखी है 2, -1, इसी पॉइंट की वैल्यू रखी x के तौर पे और y के तौर पे, तो मुझे ये जो स्लोप मिलेगा वो किस पॉइंट के ऊपर मिलेगा, इसी पॉइंट के ऊपर मिलेगा। तो स्लोप एट 2, -1, ओके, t की वैल्यू कौन सी रखनी है, 2 रखनी है। तो देखिएगा dy/dx इज इक्वल टू, चलिए 4 × 2 -2 अपॉन 2 × 2 + 3, ये 8 - 2 मतलब 6, 4 + 3 मतलब 7। ओके, ऐसा कोई आंसर है? अच्छा, 6/7 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन है 19 एंड 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, के अंदर आपको ऐसा बोला है कि द लाइन y इज इक्वल टू mx, क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू mx प्लस 1 है। ओके, इज अ टेंजेंट टू कर्व, इज टेंजेंट टू कर्व, कौन से कर्व का ये टेंजेंट है, तो सर y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू 4x का ये कर्व है, ये कर्व का ये टेंजेंट। ओके, ऐसा होगा कोई, ये कर्व इसका ये वाली लाइन टेंजेंट और ये कर्व। और ना मुझे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करिए। ऐसे चलिए कैसे करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक पॉइंट होगा कर्व का भी एंड टेंजेंट का भी, दोनों का एक सिंगल कॉमन पॉइंट होगा। ओके, उसी की मदद से करेंगे। देखिए अब कर्व दिया है तो कर्व का स्लोप भी होगा और कर्व का डेरिवेटिव भी होगा, और डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा। यहाँ पे 2y × dy/dx इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो dy/dx आपको क्या मिला बेटा, 4/2y इज इक्वल टू 2y। इनडायरेक्टली ये क्या मिला, स्लोप ही तो मिला। ओके, ये टेंजेंट का स्लोप m और m इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2/5। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 2/5 नहीं दिख रहा। देखिए 2/5 कहीं पे नहीं है, आपको ऑप्शन में क्या दिया, कोई नंबर दिया, तो मुझे ये m फाइंड करना, ये याद रखिए। ओके, चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कर्व एंड टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट दोनों का कॉमन होगा, उस पॉइंट के ऊपर दोनों का सॉल्यूशन मिलता हो। हाँ, सीधी सी बात। ओके, तो कर्व को मैं टेंजेंट में रखूं, टेंजेंट को मतलब इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कि जो कॉमन पॉइंट होगा वो मिल जाएगा। ओके, चलिए ये कर्व और ये टेंजेंट दोनों को मैं सोल्व करता हूं तो कैसे आएगा, देखो तो मेरे पास m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा इक्वेशन y के रूप में ही लेके आऊंगा, तभी आपको m मिलेगा। देखो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, y²/4। इस वैल्यू को उठा के यहां पे डालो तो y इज इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, y²/4 प्लस 1। ऐसा हो सकता है, यस। ओके, अब m की वैल्यू में, अच्छा आपको m फाइंड करना है, तो यहां से आप m को सब्जेक्ट बनाओगे तो पूरा का पूरा टर्म m के रूप में आ जाएगा। देखिए m इज इक्वल टू 2/y मिला, तो y इज इक्वल टू 2/m होगा। y की वैल्यू में 2/m रख रहा हूं, थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि MCQ। ओके, y की वैल्यू 2/m रखेंगे इज इक्वल टू m इंटू y की वैल्यू 2/m। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/m² हो जाएगा, 4/m² इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1, ये 4 गया, ये m कैंसिल हो गया, तो 2/m प्लस 1/m, 2/m इज इक्वल टू 1/m प्लस 1।
तो 2/m इज इक्वल टू 1 प्लस m बाय m ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों गया तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस m, तो m इज इक्वल टू 1, ये आपका स्लोप मिला। ओके, आपको जो m फाइंड करने को बोला था मैंने कैसे फाइंड, एक कॉमन सेंस लगाया। आप अगर कर्व का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा। यहां पे भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो है, लेकिन दोनों m के टर्म में ही है। देखो फिर मैंने ये सोचा कि ये टेंजेंट है और ये कर्व है, उसका एक कोई कॉमन पॉइंट होगा। हाँ, जहां से मैंने टेंजेंट, कर्व के ऊपर का कॉमन पॉइंट जहां से मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो वो दोनों का कॉमन पॉइंट। तो मैं कर्व की वैल्यू टेंजेंट में रखा तो मुझे एक इक्वेशन मिला, फिर मैंने पूरा का पूरा m के रूप में लिख दिया, तो मुझे यहां से सॉल्यूशन करने पे m। ओके, चलिए प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में मुझे क्या बोला, द नॉर्मल एट पॉइंट 1,1, मुझे नॉर्मल फाइंड करना है एट 1,1। ओके, अंदर कर्व का इक्वेशन क्या है, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई 3, ये कोई कर्व का इक्वेशन है। मुझे नॉर्मल फाइंड करना है किस पॉइंट के ऊपर, 1,1 के ऊपर। चलिए कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या है मैं बताऊं आपको। यहाँ पे नॉर्मल एट दिस पॉइंट फाइंड करना है, तो पहले 2 into dy by dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं। यस, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x बाय 2, तो मुझे माइनस x मुझे क्या मिल गया, मुझे स्लोप ऑफ, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर बोलूंगा तो ये 1/x आ जाएगा। यस, एंड किस पॉइंट के ऊपर मुझे नॉर्मल फाइंड कर रहा है, 1,1 के ऊपर। ओके, तो स्लोप एट 1,1। ओके, तो x की जगह पे 1 लिखेंगे। आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो स्लोप होना चाहिए और एक तो पॉइंट होना चाहिए। आपके पास पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, तो स्लोप मैंने फाइंड कर दिया। तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जो कि 11th सेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 1,1। ओके, y1 एंड x1 लिखेंगे 1,1 एंड m इज इक्वल टू, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड -1 -1 है, तो -1 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू x, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 22 और 22 में दोनों ऐसा तो अच्छा, हाँ, अगर मैं x y को उससे x माइनस y इज इक्वल टू 0, यस, ये भी राइट। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद मुझे जो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, बहुत ही अच्छा सम है। ओके, चलिए ये 22 यहां पे रखते हैं। ये क्या था, नॉर्मल एट 1,1। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा फाइंड करना है। और 23 में क्या बोला है, नॉर्मल टू कर्व x square is equal to 4y, normal to curve x square is equal to 4y passing 1,2। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे इस आपको जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है उसी के ऊपर आपको नॉर्मल फाइंड करने को मिला, और यहां पे क्या है, यहां पे जो नॉर्मल होगा, सपोज ये कोई कर्व है, यहां से मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कोई नॉर्मल क्या है, ये कोई नॉर्मल, ये जो पॉइंट है वो नॉर्मल के ऊपर दिया गया। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल नहीं है। कर्व का एंड नॉर्मल का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्मल फाइंड नहीं करना है। आपको ऐसा बोला गया है कि इस पॉइंट में से नॉर्मल पास होता है। तो जरा देखिए। ओके, अब वैसे तो ये सब अपनी डेरिवेटिव की मेथड से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको विद इन 5 सेकंड्स आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे। ओके, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, उसमें से जो भी इक्वेशन होंगे वो नॉर्मल के इक्वेशन होंगे। यस, आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। ये जो पॉइंट है वो नॉर्मल के ऊपर है।
इस पॉइंट में से नॉर्मल पास हो रहा है ऐसे। तो आप चारों ऑप्शन में 1,2 रख के देख लीजिए, जो आंसर सेटिस्फाई होगा वो आपका आंसर। पहला क्या दिया है, x + y = 3। चलिए तो x की जगह पे क्या रखें, अच्छा दूसरा क्या दिया है देखते हैं, x - y = 3। तीसरा क्या दिया है, x + y = 1। चौथा क्या दिया है, x - y = 1। ओके, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, ये 1 + 2 = 3 जैसे आ रहा है। 1 - 2 तो -1 नॉट नहीं आ रहा है। 1 + 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं। 1 - 2 = -1, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो ये आपका सही आंसर। प्लीज राइट डाउन बेटा।